हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मानु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे यह वीडियो उन लोगों को प्राप्त होगी जिन्हें इस टॉपिक के बारे में जानकारी होगी, उनके लिए रिवीजन का कारण बनेगी और जिन्हें नहीं होगी उनके लिए जानकारी का स्रोत बनेगा। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस वीडियो में जो भी टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो आज भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो वायरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में। और जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए वो रूल्स के साथ जो इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के तहत जिस प्रकार काम करना चाहिए, उनको इस बात की जानकारी होती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है आगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। तो क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा BIS के बारे में। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS 732 1963, IS 4648 एवं NE कोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय विद्युत कोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं। तो ये जो नियम है, अगर आप इसके हिसाब से चलें तो आप कंज्यूमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे उन्हें, और आप अपना ही फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो पे ध्यान देने से संभवतः अगर 1-2 नंबर से किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, वो भी हो जाएंगे पास, वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा आखिर किस किस बातों पे ध्यान देनी है। पहला है वैद्युतिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। राह पर चलते किसी भी इलेक्ट्रीशियन से आपको वायरिंग नहीं कराना चाहिए, काम नहीं कराना चाहिए घर का, वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। सो आप ध्यान दें कि वो मतलब लाइसेंसधारी ठेकेदार है या नहीं, उसके तहत ही काम करवाएं। वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। जिस वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री, जितने भी सामग्री हैं जो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ कर रहे हैं, वो सभी ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है। सो आप अपने घर में ओरिजिनल सामान लगाएं, ब्रांडेड लगाएं, जो ISI चिन्ह युक्त हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपके जीवन का रक्षक के रूप में काम करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा आपको। तीसरा, वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त करना चाहिए। एक ही सर्किट में सभी एप्लियंस को जोड़ देंगे तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है और हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए हर पॉइंट के लिए, हर एप्लियंस के लिए अलग अलग सर्किट निकाला जाए और तब यूज़ किया जाए। फोर्थ, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उपरिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उपरिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। लाइट एंड फैन के प्रत्येक उपरिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उपरिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। लाइट एंड फैन के प्रत्येक, जितने भी हम रूम में लाइट और फैन लगाते हैं, तो एक सर्किट में 10 से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए
और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 से ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए पावर के प्रत्येक। लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे रूम में लाइट और फैन का यूज़ हो रहा है उन सबको मिला के 800 वाट से ज़्यादा एक सर्किट पे नहीं होना चाहिए। और अगर हम पावर यूज़ कर रहे हैं तो 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए उस पर। आप इस तालिका लोड की गणना इसमें देख पा रहे होंगे। लैंप जो एक विद्युत उपकरण है वो 60 वाट का लोड उठाता है, सॉकेट 100 वाट का, फ्लोरेसेंट ट्यूब 40 वाट का, छत का पंखा 600 वाट, मरकरी वेपर लाइट 80 वाट और पावर सॉकेट 1000 वाट। इस हिसाब से देखा जाए तो लाइट और फैन का उपरिपथ 800 से कम होना चाहिए तो वो भी है, और पावर सॉकेट 3000 से कम होना चाहिए वो भी 1000 है। तो इस तरह करके हम वायरिंग कर सकते हैं घरों में। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। जो हमारा मेन एमसीबी लगा होता है कंट्रोल स्विच, वो फर्श से 1.3 मीटर होनी चाहिए उसकी ऊंचाई, फर्श से उसकी ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। और यह लगा होता है कक्ष के प्रवेश द्वार। हम अपने घर के जो मेन गेट पे अगर जाएं तो वहाँ पे बाईं ओर से लेफ़्ट साइड से स्थापित किया जाना चाहिए 1.3 मीटर की ऊंचाई पर नियंत्रक स्विच। 7, स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पूर्णतः जल रोधी वाटरप्रूफ होनी चाहिए। हमेशा बाथरूम के बाहर ही बाथरूम का स्विच होना चाहिए। अगर अंदर लगा रहे हो तो वाटरप्रूफ होना चाहिए वह स्विच, अदरवाइज़ पानी उस पर पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में स्थापित लाइट का स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो वह पूर्णतः जलरोधी एवं वायुमंडलीय प्रभावों से अवमुक्त वाटरप्रूफ प्रकार का होना चाहिए। बाहर का वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है पर अंदर का एक जैसा रहता है। बाहर पानी वानी का बौछार हम स्विच पर पड़ सकता है, इसलिए अगर बाहर लगाने की आवश्यकता हो तो वाटरप्रूफ होना चाहिए, अन्यथा मैक्सिमम इसे घर के अंदर ही लगाना चाहिए। इन स्विचों को जो गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी के लिए स्विच लगाया जा रहा है वो घर के अंदर ही लगाएं। घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी प्रकार के होने चाहिए। सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए और उसका अर्थिंग पिन आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सॉकेट को 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो तो वह ढक्कन युक्त होना चाहिए। जितने भी घर में सॉकेट का यूज़ किया जाना चाहिए वो 3 पिन होना चाहिए, जिसमें कि अर्थ पिन जो होता है उसे अर्थ से कनेक्टेड किया जाना चाहिए। लाइट फैन परिपथ में 5 एम्पियर तथा पावर परिपथ में 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सॉकेट को 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो तो ढक्कन युक्त होना चाहिए, अन्यथा घर में बच्चे बहुत खुराफात दिमाग के होते हैं, वो उसके अंदर कुछ भी डालेंगे और उनके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। छत के पंखों के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच में न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम छत के पंखों के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच में न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम 3.0 मीटर अंतर रखा जाना चाहिए। पंखों की ऊंचाई से साबित होती है कि किस ऊंचाई पर रखनी चाहिए। छत के पंखों के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच में न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर अंतर रखा जाना चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण मेटेलिक केसिंग आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण मेटेलिक केसिंग आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना चाहिए।
अगर हम वायरिंग में मेटलिक केस यूज़ कर रहे हैं तो वह भी अर्थ किया जाना चाहिए। अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो वह करंट अर्थ के थ्रू ज़मीन में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी प्रकार की लाइट, जो घर में लाइट लगे होते हैं, उसकी ऊंचाई फर्श से हमेशा 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अर्थ चालक में कोई फ्यूज़ और स्विच आदि संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थ से कोई भी स्विच या फ्यूज़ नहीं लगा होना चाहिए। लाइव या फेज चालक में फ्यूज़ लगाया जाना चाहिए और सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियाँ इसी चालक पर स्थापित की जानी चाहिए। जो भी फ्यूज़ और स्विच लगता है वो ना तो न्यूट्रल वाले के वायर में लगता है, ना ही अर्थ वाले में लगता है, वो हमेशा लाइव फेज वायर में लगता है। ध्यान रहे इस बात का। प्रत्येक उप परिपथ का वितरण बोर्ड पृथक होना चाहिए। घर में जितने भी सर्किट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसका हर एक जंक्शन बॉक्स अलग अलग होना चाहिए। 3 फेज एसी लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए और तीनों फेज़ों को क्रमशः लाल, पीले तथा नीले रंग द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए अथवा इन रंगों के तार प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक टर्मिनल पे तीनों फेज़ लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल पे हम अगर उल्टा कर देते हैं, वो फेज़ हम इधर से उधर कर देते हैं, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, हमें करंट लग सकता है। अगर इसमें फेज़ चिन्हित रहेगा तो हम सही टर्मिनल को रेड में लगाएंगे, येलो को येलो में और ब्लू को ब्लू में। इसलिए ज़रूरी है कि 3 फेज़ में हमेशा या तो उसे कोडिंग कर दिया जाए या फिर उस कलर का वायर ही यूज़ किया जाए। कार्यशालाओं में मशीनों की मोटर्स के नियंत्रक स्विच तथा स्टार्टर ऐसी ऊंचाई तथा स्थान पर स्थापित की जाने चाहिए जो कारीगर की आसान पहुंच में हो। वर्कशॉप के दीवार तो अक्सर बहुत ऊंचे होते हैं, छतें बहुत ऊंची होती है और उसमें वायरिंग करना हो तो हमेशा उस ऊंचाई में लगाया जाना चाहिए जो कारीगर के पहुंच में हो। अगर हम ऊपर कर देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसे ऑपरेट करने में। मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वोल्ट और 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर्स आदि की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। वैसे तो किसी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम एक ही अर्थिंग करते हैं, लेकिन इन सब बड़ी चीज़ों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको एक अर्थिंग से संभव नहीं है लोगों को बचाना। वहाँ पे एक से ज़्यादा अर्थिंग अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टि से। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी प्लेट, हाई वोल्टेज वार्निंग प्लेट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। इसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था वार्निंग प्लेट कैसा होता है। तो यहाँ पर उसी प्लेट की बात की जा रही है कि बहुत जगह हम लिख कर नहीं बता सकते कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम साइन वेव के द्वारा, सिंबल के द्वारा हम बताते हैं। तो 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी प्लेट, हाई वोल्टेज वार्निंग प्लेट आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर नामक यंत्र द्वारा धारा लीकेज का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लीकेज धारा का मान परिपथ की कुल धारा के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नई स्थापित वायरिंग, अगर हम किसी घर में वायरिंग करवाए हैं, किसी वर्कशॉप में करवाए हैं, किसी मॉल में करवाए हैं, तो उसे करवाने के बाद और यूज़ करने से पहले हम एक इलेक्ट्रीशियन को
पूरे वायरिंग की जांच कर लेनी चाहिए मेगर से। मेगर एक टेस्टिंग इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम करंट लीकेज इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें धारा लीकेज का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। कहीं लीकेज तो नहीं है हमारा करंट, कहीं इंसुलेशन कटे फटे तो नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रखा है। इस चीज़ की जांच करने के लिए हमें मेगर का यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर सही है, उसमें यह पता चलता है कि वो लीकेज हो कितना रहा है। तो लीकेज धारा का मान परिपथ की कुल धारा के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो हम उसमें जो टोटल करंट पास कराएंगे उसके 1/5000वें अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज हो भी रहा है तो, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही उसमें करंट सप्लाई देना चाहिए। लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जानी चाहिए। वायरिंग में अधिकाधिक पेंच ही प्रयोग किए जाने चाहिए और उन्हें हथौड़े से ठोकना नहीं चाहिए। लकड़ी के बोर्ड सागौन की लकड़ी टिक वुड से बने होने चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं हमारे घर में, चाहे कहीं भी, वो टिक वुड के बने होने चाहिए और इस पर चारों ओर से वार्निश आलोपित होनी चाहिए। साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा कब्जायुक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 से 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। वायरिंग करने से पूर्व उसका अभिन्यास तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। हम कहीं भी वायरिंग करते हैं तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं, तब जाकर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो पहली बात तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि वायरिंग कहाँ से कहाँ कैसे करना है, बहुत टाइम लग जाएगा और हम गलत वायरिंग कर बैठेंगे। IE 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन ओवरहेड लाइन में 2 पोल्स के बीच 67 मीटर 220 फुट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। रोड पर जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल लगे होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट के लिए हो या ओवरहेड लाइन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हो, उन दोनों पोल के बीच 67 मीटर से ज़्यादा अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे ओवरहेड लाइन जो केबल गया हुआ है उस पे लोड के कारण वह झुक जाएगा, टूट जाएगा, पोल में खिंचाव आ सकता है। ये सब ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ें इसे, दोबारा सुनें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, वो भी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।